तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। इस लेक्चर में कहता है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। हमें वेक्टर निकालना है 5 यूनिट का, एंड वो जो वेक्टर होगा ना पैरेलल होगा किसके, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। बेटा आप जानते हैं रिजल्टेंट का मतलब ही होता है सम, कभी कभी लिख देगा सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स या रिजल्टेंट, या कभी कभी लिख देता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आप याद करें, जब मैंने आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बताए थे, कौन कौन से, पैरेललोग्राम, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगुलर, मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट का मतलब होता है समेशन, है ना। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज आल्सो अ रिजल्टेंट वेक्टर, ए और बी का सम। तो बेसिकली मुझे क्या कहता है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का वेक्टर बनाना है एंड पैरेलल टू दिस। तो सर लेट कर लो, लेट द वेक्टर बी ए वेक्टर। ठीक है, मान लिया मैंने ए वेक्टर, सर ए वेक्टर तो लिया हुआ है तो कोई बात नहीं, कोई अलग ले लो, पी वेक्टर ले लें। चलो पी वेक्टर ले लेते हैं। जो मेरा पी वेक्टर है ना, बिकॉज पी वेक्टर इज पैरेलल है टू द सम ऑफ कौन, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पी वेक्टर जो होगा प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स समेशन ऑफ दीज टू, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। तो पी वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा, है ना, क्योंकि हो सकता है वो किस भी डायरेक्शन में हो सकता है, ए प्लस बी की डायरेक्शन में भी हो सकता है, उसके अपोजिट, वो भी तो पैरेलल ही होगा इसके। तो ए वेक्टर मेरे पास कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप नेगेटिव k कैप प्लस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो यहां पर कितना आएगा सर, p वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा, 2 और 1 3i कैप, 3 में से 2 गया, आएगा केवल j कैप और माइनस k प्लस k, सर ये 0। मेरे पास p वेक्टर आ चुका है। मुझे p वेक्टर नहीं, मुझे 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। तो सब फिर से यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ये जितने भी यूनिट का है इससे इसको 1 यूनिट पर लेके आओ। 1 यूनिट पर लाने के लिए क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट p वेक्टर का p वेक्टर डिवाइड बाय इसी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो p वेक्टर मेरे पास क्या है, चलो मैं इधर ही लिखता हूं, प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस j कैप। और सर अब इसका मैग्नीट्यूड मतलब रूट के अंदर, पहले लैम्डा का स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस हट जाएगा, अब इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मेरे पास p कैप कितना आएगा सर, प्लस माइनस लैम्डा टाइम 3i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाय, जब ये बाहर आएगा तो लैम्डा और रूट में बचेगा बेटा 10। चेक करो आप, 3 3 9 प्लस 1 10 बचेगा ना। तो सर लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो p कैप मेरे पास कितना आ गया, प्लस माइनस 3i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाय अंडर रूट 10। ठीक है, इसको मैं फर्दर ये भी लिख सकता हूं, p कैप इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 10 i कैप प्लस j अपॉन, या j नहीं, हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 10 j कैप विद इन द ब्रैकेट। अब सर ये 1 यूनिट का वेक्टर आ चुका है, चेक कर लो इसका, आप बोले मैग्नीट्यूड, ये 1 आएगा ना। अब सर मुझे कितने यूनिट का वेक्टर चाहिए, 5 यूनिट का। तो देयरफॉर अ वेक्टर p ऑफ 5 मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे सर, इसको 5 से गुना कर देते हैं। p कैप इक्वल टू प्लस माइनस 5 टाइम्स 3 अपॉन अंडर रूट 10 i कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 10 j कैप। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सर इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, रूट 10 को लिख देते रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 5 से कैंसिल, कोई जरूरत नहीं, आप यहां भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है, लिख लो। तो चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है इफ ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, सी वेक्टर इज दिस, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। फिर से यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल हो जो इनके। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मुझे क्या करना है, देखिए ध्यान से, वी नीड टू फाइंड आउट p वेक्टर, लेट से, है ना, p वेक्टर which is पैरेलल टू 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर निकाल के लाना है मेरे को। क्लियर है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, फाइंड 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो 2a वेक्टर है सर, हाँ जी है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, नेगेटिव b वेक्टर सर हमारे पास दिया हुआ है विच इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3 टाइम्स c वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो कितना आएगा, खोल दो इसको, 2i कैप
2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो देखिए 2i कैंसिल हो गए तो केवल बचेगा 3i कैप। चेक करो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गई, 2j यहां पर है एक और j 3j और यहां 6j है तो नेगेटिव का 3j कैप, 2k और 3k नेगेटिव k प्लस 3k प्लस 2k कैप। ये मेरे पास ये वाला वेक्टर आया है जिसको मैं 1 मिनट के लिए q वेक्टर बोल रहा हूं। लेट किया ये भी मैंने, है ना। ये मेरे पास कौन सा वेक्टर आया है, फाइंड करना है हमें क्या, q वेक्टर विच इज इक्वल टू दिस। तो मैंने ये निकाल दिया, ये मेरे पास आ चुका है q वेक्टर। अब मेरे को कहता है कि मुझे इसके पैरेलल एक दूसरा वेक्टर निकालना है। तो बात को दोबारा समझे, जो मेरा p वेक्टर होगा ना, बिकॉज p वेक्टर, p मैंने स्मॉल लिया तो q को भी बेटा स्मॉल ले लो आप, है ना। q को भी आप स्मॉल ही ले लें, इधर भी और इधर भी, ठीक है, थोड़ा सा साफ जैसा। p वेक्टर शुड बी, क्या बोलता है, p वेक्टर इज पैरेलल टू q वेक्टर, है ना। p वेक्टर पैरेलल है q वेक्टर के, तो p वेक्टर इक्वल टू क्या लेंगे हम सर, q वेक्टर, है ना। या तो देखो अब फिर से वही बात आती है सर, अगर पैरेलल वेक्टर है ना तो p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर दिखा दो, या तो आप ये दिखा दो, है ना। ये कंडीशन लाने के लिए ना मेरे पास p होना चाहिए। क्या मेरे पास p वेक्टर है क्रॉस, सर q तो है, चलो q तो है, लेकिन p है तो मैं इसको 0 के इक्वल लाऊंगा कैसे, तो ये कंडीशन खराब हो जाती है। तो दैट इज द रीजन हम यूज क्या करने जा रहे हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ पैरेललिज्म, p वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम q वेक्टर। अब उसने देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरे पास अगर 2 वेक्टर हैं, देखो ध्यान से, ये 2 वेक्टर हैं, अगर मेरे को कहता है कि ये वेक्टर जो है ना ये वाला, इसी की डायरेक्शन में वेक्टर दिखाओ, तब तो मैं लेता हूं लैम्डा, इसी की डायरेक्शन में तब तो मैं लूंगा लैम्डा। लेकिन कहता है इसकी डायरेक्शन में नहीं, इसके पैरेलल, तो हो सकता है ये इसके, ये वाला मेरा q वेक्टर है तो हो सकता है ये पैरेलल हो, ये भी तो पैरेलल हो सकता है। तो जो लैम्डा लिया जाएगा वो प्लस माइनस दोनों लिए जाएंगे। बात समझने की कोशिश करें, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर प्लस माइनस कब लग जाता है, इसके आगे कभी नहीं लगता है। अगर वो कहता है इसी की डायरेक्शन में वेक्टर दिखाओ, इसी की डायरेक्शन में, देन वी विल कंसीडर ओनली लैम्डा। बट जब वो कहेगा कि नहीं इसकी डायरेक्शन में नहीं, इसके पैरेलल दिखाओ, तो बेटा पैरेलल ये भी होगा, देखो ये p है या ये q है, तो इसकी डायरेक्शन में ये है, पैरेलल है, तो सर ये भी तो पैरेलल है इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला, तो सर हम दोनों लेंगे, प्लस माइनस इंक्लूड करेंगे। क्लियर है ये बात आपको। अब p वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस लैम्डा टाइम q वेक्टर हमारे पास क्या है सर, ये रहा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब सर मेरे पास p वेक्टर आ गया, है ना, लेकिन मुझे p वेक्टर नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, मुझे p कैप निकालना है। p वेक्टर तो मैंने लेट कर लिया, मुझे क्या निकालना है, p कैप। तो p कैप का मतलब क्या हुआ, p कैप इक्वल टू p वेक्टर डिवाइड बाय p वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और आपने ये बात अच्छे से देखी है, अगर यहां पर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट आता है ना किसी भी जनरल वेक्टर में, तो यूनिट वेक्टर में वो कैंसिल हो जाता है। हर बार देख रहे हैं हम, तो यूनिट वेक्टर निकालते समय ये लैम्डा ही खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, p वेक्टर लिखते हैं पहले, p कैप इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट, सर इसी का क्या मैग्नीट्यूड, तो लैम्डा स्क्वायर, यहां पर क्या होगा सर, देखो 9 है ना, 3 का स्क्वायर प्लस फिर 9 माइनस 3 का स्क्वायर, या लिख दूं मैं यहां पर, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं, 3 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं, p कैप इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय लैम्डा बाहर आ गया सर, ये कितना है, 9 और 9 18, 18 और 4 22, है ना, 18 और 4 9 और 9 18 और 4 अंडर रूट में आ गया सर 2 2। तो सर इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, लैम्डा ऐसे ही लगाओ, p कैप इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट क्लोज 3 अपॉन अंडर रूट 22 i कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 22 j कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 22 k कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू the 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3 वेक्टर, दैट इज q वेक्टर। क्लियर है, लिख लें आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है और इंक्लिनेशन पर क्वेश्चन है। देखिए शो करना है जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना किसी भी वेक्टर के, वो इक्वली इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब बेटे हमने क्लास 11th में भी पढ़ लिया था, स्लोप मतलब एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, इंक्लिनेशन
है ना, क्या कहता है, शो करना है जो डायरेक्शन कोसाइंस है, मतलब जो कोस के जो एंगल है ना वो इक्वल है, इंक्लाइंड है टू द एक्सिस ओ एक्स। मैंने आपको बताया था ओ मतलब ओरिजिन, एक्स मतलब एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल, एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। ओ वाई ओरिजिन से वाई एक्सिस पर बनने वाला एंगल बीटा, ओ जेड ओरिजिन से जेड एक्सिस पर बनने वाला एंगल गामा, है ना। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर की तरह से ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। तो ये बात हमारे पास गिवन है कि 3 एंगल है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड, मतलब क्या है, अल्फा किसके इक्वल है, बीटा और गामा, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, ये बात गिवन है हमारे पास, चेक करें आप, है ना। और हम जानते हैं जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है उसको हम एल, एम और एन से जानते हैं सर, और एल को हम बोलते हैं कोस अल्फा, इसको हम बोलते हैं बीटा और इसको बोलते हैं कोस गामा। मैं दोबारा बता रहा हूं, अल्फा इज एन एंगल विच इज मेड बाय एक्स एक्सिस, बीटा इज एन एंगल मेड बाय वाई एक्सिस, गामा इज एन एंगल मेड बाय जेड एक्सिस। क्लियर है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है तीनों एंगल इक्वल हैं, तो सर अल्फा बीटा गामा अगर इक्वल है तो मैं इन तीनों को कॉस अल्फा और कॉस अल्फा लिख सकता हूं, चेक करें आप। तो सर फर्दर ध्यान से देखिएगा, हमने कंडीशन पढ़ी है बिकॉज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां से मुझे प्रूव करना है कि शो करके दिखाओ जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे ना किसी भी इक्वल इंक्लाइंड के, वो ये होंगे, तीनों ये होंगे 1/√3 1/√3 1/√3। तो एल स्क्वायर मेरे पास कितना है सर, कोस स्क्वायर अल्फा, एम स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, एन स्क्वायर सर कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, 1 2 3, तो ये हो गया 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, तो देयरफॉर कोस अल्फा आएगा 1/√3 प्लस और माइनस बोथ। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है सिर्फ ये प्रूव करके दिखाओ, तो हम सिर्फ कौन सा केस लेंगे, because we require only cos alpha equal to 1/√3, तो we will ignore नेगेटिव। अगर वो कह देता ना नेगेटिव भी दिखाओ तो हमें नेगेटिव भी लेना पड़ता। तो cos अल्फा कितना आ गया 1/√3, तो सर ये भी 1/√3 आ गया, और ये cos बीटा क्योंकि एंगल इक्वल है तो ये भी 1/√3 आ गया और ये भी 1/√3 आ गया। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, कैन से जब डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, है ना, ऑफ इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर्स या ऑफ इक्वली इंक्लाइंड एंगल्स आर 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप। देखो ध्यान से समझना, हम जानते हैं ए वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप। आई कैप का मतलब हुआ एक्स एक्सिस की दिशा में बनने वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो जो π/3 एंगल बन रहा है ना बेटा, ये एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। वे π/4 एंगल बनता है विद जे कैप, मतलब वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है मेरे पास, मेरे को मालूम है जो वेक्टर होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है सर जनरल वेक्टर, एक वेक्टर होता है जनरल वेक्टर, और एक वेक्टर होता है सर यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर होता है सर, यूनिट वेक्टर, है ना। देखो जनरल वेक्टर मेरे को क्या देता है, मुझे देता है डायरेक्शन रेशियोज, और यूनिट वेक्टर मुझे क्या देता है सर, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम एल एम एन के नाम से जानते हैं, और डायरेक्शन रेशियोज मतलब ए बी सी। और यहां पर तो बोला है इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल, तो इस बात का मतलब ये है सर ये पूरा क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइंस बेस्ड है, डायरेक्शन रेशियोज पर बेस नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को जब चलाएंगे ना तो हम इसको डायरेक्शन कोसाइन की सेंस में ही चलाने की कोशिश करेंगे, है ना। और वैसे भी एंगल्स दिए हुए हैं, तो देखिए हमारे पास जो ए वेक्टर है, बिकॉज ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ये बात आप लिख देंगे, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ए वेक्टर लिख दिया ना और यूनिट नहीं लिखा तो पता लगेगा जनरल जैसा है, नहीं, इज ए यूनिट वेक्टर। तो देयरफॉर ए वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप होंगे, है ना। हमें निकालना क्या है, एक तो हमें एंगल थीटा निकालना है। बात समझे, जो मेरा एल होता है कॉस अल्फा, एम क्या होता है सर कॉस बीटा, और एन क्या होता है सर कॉस गामा, है ना। कॉस अल्फा इज एन एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस, मतलब कॉस π/3। बीटा इज एन एंगल मेड बाय
जे कैप, मतलब जे कैप किसकी दिशा में, वाई एक्सिस की, तो पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4। अब सर गामा जो एंगल है ना उसका नहीं बताया, उसमें कहता है थीटा बनाता है, कोई बात नहीं हम ऐसे ले लेते हैं। कोस पाई बाय 3 कितना देगा, cos 60 इज 1/2, cos पाई बाय 4 1/√2। और सर इसका भी पता नहीं है cos थीटा कितना होगा, चेक करें ध्यान से आप, ठीक है। और यहां पर पता नहीं है तो इसको ब्लैंक कर देते हैं 1 मिनट के लिए, ये एंगल नहीं पता हमारे को। अब आप ध्यान से सुनिएगा फिर से, अगेन मेरे को एल एम एन, एन नहीं पता मेरे को, ये वैल्यू नहीं पता, तो मैं क्या कर सकता हूं, बिकॉज वी नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। मेरे को एंगल थीटा निकालना है ना, तो L है मेरे पास, M है तो N हम यहां से निकाल सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो 1/4 और 1/2, 1/4 प्लस 1/2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देयरफॉर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस हाफ। जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, यहां पर 4 माइनस 1 माइनस 2, तो 4 में से 3 गए, 1/4 मेरे पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा, है ना। तो देयरफॉर कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, है ना। बट हम यहां लिखते हैं, यहां पर लिखता हूं, देखो ध्यान से, ठीक है इधर ही लिखते हैं, और मेरे को ये फिल करना है प्लीज, कोस थीटा, थीटा लाना है ना। देखो ध्यान से, कोस थीटा इज एन, क्वेश्चन ने बोला है ये कैसा एंगल है, इज एन एक्यूट एंगल, इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जो वैल्यू होगी ना cos थीटा की वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइट करेगी, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव, तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। एक बात ध्यान रखना बेटा, एक बार क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, यही बोर्ड के अंदर, उसने एक्यूट नहीं लिखा था, तो cos थीटा की आप दोनों वैल्यूज लोगे, एक नहीं लोगे, दोनों लोगे। लेकिन अगर उसने लिख दिया एक्यूट एंगल है तब आप एक ही लोगे, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू हाफ, तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाय 3, है ना। तो देयरफॉर थीटा क्या आ गया सर, π/3। तो थीटा मेरे पास क्या आ चुका है, π/3। तो मैं यहां पर थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूं, π/3। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 1/2। चेक करें आप अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास तो मुझे कहता है ए वेक्टर के कंपोनेंट भी निकालने हैं। ए वेक्टर कौन है सर, इट इज अ यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, Li Mj प्लस Nk कैप। तो ए वेक्टर जो होगा L कितना है सर, 1/2 I कैप प्लस M कितना है 1/√2 J कैप प्लस N कितना है 1/2 K कैप। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, ये और ये, इसमें दो चीजें निकालने को कही थी, हमने दोनों निकाल दी। लिख लिया आप इसको। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 18, राइट, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब क्या है, ए बी सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो चलो पहले लिखते चलते हैं। कहता है ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, एंड कोमा लिखा है बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, और एक बात दी है सी वेक्टर या ए वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, सी डॉट ए लिख दें, ए डॉट सी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो कॉम्यूटेटिव होती है सर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इससे हमारे को एक बात पता लगी, ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच की डॉट प्रोडक्ट 0 है। सेम वे इन दोनों के बीच की भी डॉट प्रोडक्ट 0 है। सेम वे इन दोनों के बीच की भी डॉट प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, एक कंडीशन तो मेरे पास ये आ चुकी है। दूसरी बात क्या कहता है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, वही सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। 1 नहीं बोल रहा मैं, उसने बोला नहीं है यूनिट वेक्टर है, कहता है इनका मैग्नीट्यूड सेम है। अगर 5 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो 5 ही बी का और 5 ही सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो लेट कर लेते हैं ये के इक्वल है ना कोई नंबर के इक्वल आएगा ये मैग्नीट्यूड। अच्छा, क्या कहते हैं, शो करना है। शो क्या करना है, ये जो वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर, मतलब ये वेक्टर जितना इंक्लाइंड, मतलब a प्लस बी प्लस सी जितना एंगल a वेक्टर के साथ बना रहा है उतना ही a प्लस बी प्लस सी b के साथ एंगल बना रहा है, उतना ही a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के साथ भी एंगल बना रहा है। हमारे को ये बोलता है। तो देखिए हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी प्लस सी, मैं जानता हूं मेरे को क्या निकालना है, एंगल बताना है ना। इक्वली इंक्लाइंड मतलब एंगल तीनों का इक्वल आ जाए, तीनों एंगल इक्वल आ जाए। तो देखिए ध्यान से, एंगल बिटवीन क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
एंड ए वेक्टर। चेक करें, फिर एक और एंगल निकालते हैं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। सेम वे एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड द सी वेक्टर। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं जिससे कि ये अलग अलग ना दिखे। मुझे मेरे को करना क्या है, जो एंगल इन दोनों के बीच का होगा ना वही एंगल यहां से आएगा और वही यहां से आएगा, वो मुझे चेक करना है, शो करके दिखाना है। तो हम जानते हैं एंगल निकालने के लिए सर सबसे अच्छा तरीका क्या है, डॉट प्रोडक्ट लगा लेते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो लगेगा ही नहीं ना ए वेक्टर पता, ना बी वेक्टर पता, ना सी वेक्टर पता, तो एंगल साइन थीटा का नहीं करेगा, कौन करेगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो हम कॉस थीटा से निकालते हैं। इन दोनों के बीच का हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, देखिए मैग्नीट्यूड में हम क्या लिखेंगे, इन्हीं का मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, और ए वेक्टर सर रूट ले लेंगे तो बेटा हमें पता ही नहीं है ना, रूट अगर लगा दिया तो किस पर लगाओगे, आई जे के कंपोनेंट तो है नहीं, तो हम इनका मैग्नीट्यूड लेंगे। क्लियर है बात। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसको बोलूं, ये कॉस एंगल में लेता हूं इसको थीटा 1, या हम अल्फा भी ले सकते थे, लेकिन थीटा 1 लो, अल्फा बीटा गामा हम एक्स वाई जेड से बनने वाले एंगल्स को बोलते हैं, अभी हमें पता नहीं किससे कौन सा बन रहा है, तो यहां से cos थीटा 2 ले लेते हैं, है ना। अब इन दोनों के बीच की डॉट प्रोडक्ट, मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकालने की कोशिश कर रहा हूं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय इन्हीं का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और फिर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। सेम वे cos थीटा 3 इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइड बाय इन्हीं का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये बेटा मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस है यहां पर, और फिर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, cos थीटा 1, अब जानते हैं आप a डॉट ए को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, हम खोल सकते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, a डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए मैं लिख सकता हूं, डिवाइड में ये क्या है सर, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां से मुझे क्या मिलेगा सर, cos थीटा 2 इक्वल टू, इसको भी खोल दें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, a डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी डिवाइड बाय सर ये एज इट इज ए बी सी एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सेम वे में यहां से भी मैं इसको क्या करता हूं, cos थीटा 3 विल बी इक्वल टू a डॉट सी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट सी डिवाइड बाय, यहां पर क्या आ जाएगा सर, ये एज इट इज a b c एंड c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैं एक स्टेप और लिख सकता हूं, cos थीटा 1, ये थीटा 1 है भाई, इट इज थीटा 1, तो क्या होगा सर, a डॉट ए मेरे को बनेगा a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस इसको आप कैसे लिख के रहने दे, b डॉट ए या c डॉट ए, आप कैसे भी लिखा रहने दे इसको, वरना एक काम हम यहीं पर कर सकते हैं, देखो ध्यान से, चलो लिख देता हूं, मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं करूंगा, प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर डिवाइड बाय ये कितना होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर फिर a वेक्टर मैग्नीट्यूड। सेम वे cos थीटा 2 इक्वल टू ये होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस c वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय एज इट इज a b c एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां पर cos थीटा 3 इक्वल टू a डॉट c प्लस b डॉट c प्लस c वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर अपॉन ए बी सी एंड सी वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड। अब आप ध्यान से देखना, cos थीटा 1 मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, cos थीटा 1 ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल है सर, k के इक्वल, तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा k स्क्वायर, और b डॉट ए सी डॉट ए b डॉट ए या a डॉट b, भाई डॉट प्रोडक्ट तो कॉम्यूटेटिव होती है, a डॉट b लो या b डॉट ए, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो ये 0 हो गया, c डॉट a डॉट c, सर ये भी 0, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई, डिवाइड बाय, अब देखिए यहां क्या बचेगा सर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये केवल k लिया है भाई मैंने, a मैग्नीट्यूड है मेरा k के इक्वल, तो चलो हाँ a मैग्नीट्यूड अगर a के इक्वल है तो ये k स्क्वायर हो गया। क्लियर है, तो देखो a प्लस b प्लस c मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है सर, k है, चेक करो k, और ये इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, केवल एक k बचेगा। क्लियर है, सेम वे यहां पर चलते हैं, cos थीटा 2 a डॉट b सर 0, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा k के इक्वल है, तो यहां पर आएगा k स्क्वायर, c डॉट b अगेन 0 डिवाइड बाय, यहां पर क्या है a
बी एंड सी वेक्टर, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है k के इक्वल, तो सर ये फिर इसको कैंसिल करेगा तो ये भी आएगा k। सेम वे cos थीटा 3 विल बी इक्वल टू a डॉट सी, सर जीरो है ना, जिसको लिखने की जरूरत नहीं, ये भी जीरो है, और ये क्या है सर मैग्नीट्यूड ऑफ c, k के इक्वल, तो ये स्क्वायर है तो k स्क्वायर डिवाइड बाय a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये c वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं दोबारा लिख सकता हूं k, तो ये क्वांटिटी आ गई k। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, cos थीटा 1 जो क्वांटिटी दे रहा है वही cos थीटा 2 दे रहा है, वही cos थीटा 3 दे रहा है, तो मैं यहां पर एक लाइन लिख सकता हूं, मैं यहां लिखता हूं बिकॉज cos थीटा 1 इक्वल टू cos थीटा 2 इक्वल टू cos थीटा 3, तो देयरफॉर अगर किसी भी एंगल्स के कोसाइन इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं वो एंगल भी इक्वल होंगे सर, एंगल्स भी इक्वल होंगे, थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3। तो हम लास्ट में क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो देयरफॉर द वेक्टर्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर। क्लियर है, लिख लें आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20। देखिए दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है और इट इज अ जनरल क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कहता है राइट डाउन, हमें राइट करना है कि यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। बेटा अगर एक्स वाई प्लेन है मतलब दो एक्सिस है, तो जो हमारा जो वेक्टर बनेगा वो दो ही एक्सिस पर बनेगा, आई और जे, के की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो ध्यान से समझिएगा, मेरे को एक ऐसा यूनिट वेक्टर लिखना है जो एक्स वाई प्लेन पर हो, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं एक यूनिट वेक्टर को, लेट द यूनिट वेक्टर बी ए वेक्टर ले लो या ए कैप, जैसे मर्जी ले सकते हो आप, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दें, ठीक है। अब मैं ये जानता हूं जो ए कैप होगा ना यूनिट वेक्टर में, जो आई और जे के जो कंपोनेंट आएंगे वो जनरल वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी नहीं आएंगे, वो एल और एम आएंगे, ये बात तो कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। और एंगल्स पर क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं ये बार बार एल एम पर लेके जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं। कहता है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 45 दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूं। ये एंगल जो ये वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है एक्स वाई प्लेन पर, ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देख लीजिए आप, ये वाला जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है ये बात? अब ध्यान से समझना, अगर मैं एक बात समझूं, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में यहां पर लगाऊं, तो अगर ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस पर हम जो हम डायरेक्शन देखते हैं वो आई कैप के थ्रू देखते हैं, तो आई कैप यहां पर यूनिट वेक्टर का काम करता है, और यहां पर वाई एक्सिस पर जे कैप यूनिट वेक्टर का काम करता है। ये बात तो हमें पता है कि हम डायरेक्शन के लिए आई और जे का यूज करते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, अगर मैं इसको देखता हूं ध्यान से, अगर ये एंगल 30 डिग्री है बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो हम यहां पर बता सकते हैं ये एंगल कितना बन रहा है सर? 60 डिग्री तो बनेगा, है ना। टोटल एंगल कितना बनेगा? ये 90 डिग्री नहीं बनेगा टोटल एंगल। तो अगर ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो यही जो वेक्टर होगा विद वाई एक्सिस, है ना, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सर बहुत आसान हो गया है तो काम, ए कैप इक्वल टू एल को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फा आई कैप, और एम को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस बीटा जे कैप, है ना। यही तो बोलते हैं, इस एंगल को अल्फा बोलते हैं और इसको हम बीटा बोलते हैं। एंगल्स है ना ये अल्फा और बीटा, तो हम इन पर क्या करेंगे सर? ए कैप निकालने के लिए हमने डायरेक्शन को साइंस ले लिए हैं, तो कॉस 30 डिग्री विद आई कैप प्लस कॉस 60 डिग्री विद जे कैप, तो ए कैप कितना आएगा? cos 30 कितना होता है सर? √3/2 आई कैप प्लस cos 60 कितना होता है सर? 1/2 जे कैप। ये आपका कौन सा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर होगा ये आपका, जो एक्स एक्सिस के साथ तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, लेकिन वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहते हैं राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स। इस बार हमें क्या करना है? सारे यूनिट वेक्टर लिखने हैं, मतलब जनरल वेक्टर लिखना है जो एक्स वाई प्लेन में ही लाई करते हैं। तो फिर से उसी तरह स्टार्ट करते हैं। लेट द यूनिट वेक्टर बी ए कैप, तो ए कैप जो मेरा वेक्टर होगा अगेन वो एल आई प्लस एम जे की साइंस का होगा, और सिर्फ दो ही कोसाइन क्यों लेंगे? क्योंकि एक्स वाई प्लेन की ही बात कर रहा है। तो सर फिर से देखो, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास यहां पर कोई
ये एंगल कितना होता है अल्फा और ये एंगल होता है बीटा, है ना। और इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स, इस पर वाई। इस पर जो डायरेक्शन देखते हैं हम आई कैप के थ्रू देखते हैं, इस पर डायरेक्शन हम जे कैप के थ्रू देखते हैं। इतना तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये मेरे पास एक वेक्टर है जो मुझे इसके सारे जनरल वेक्टर लिखने हैं एक्स वाई प्लेन के। तो ध्यान से समझिएगा, जो ए कैप है उसके अंदर एल का मतलब हम कोसाइंस कोस अल्फा आई कैप प्लस एम कौन होगा सर, एम इज कोस बीटा जे कैप, लिख सकते हैं ना। बताएं ये बात समझ आई नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात फिर से सुने सर, एक बात तो पता है अल्फा और बीटा कैसे निकालूं मैं, तो यहां पर हम एक काम ये कर सकते हैं कि मैं ये जानता हूं कि ये जो एंगल होगा ना, पूरा एंगल ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अल्फा प्लस बीटा मैं यहां लिख सकता हूं बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। दोनों को जब जनरल सेंस में लिखना है तो एक ही एंगल लाओ ना, अल्फा यहां हो, अल्फा यहां हो, बीटा यहां हो, बीटा यहां हो, तब तो वर्ड्स ठीक है। एंगल तो सेम कर दो सर भाई, यहां पर साइन 90 हो, कोस 90 हो, मैं आराम से लगा सकता हूं। लेकिन एक एंगल अल्फा है, एक बीटा है, तो फिर मैं बार बार कॉम्प्लीमेंट्री लॉ थोड़ी लगाऊंगा। तो अभी लगाते हैं हम उसको। देखिए यहां से मैं बीटा निकाल सकता हूं विच इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। तो मतलब बीटा सर मैं बता सकता हूं 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिखूं, ए कैप विल बी इक्वल टू कोस अल्फा आई कैप प्लस कोस बीटा की जगह पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, 90 डिग्री माइनस अल्फा जे कैप। तो यहां से ए कैप कोस अल्फा आई कैप प्लस ये सर एलाइड एंगल या को टर्मिनल एंगल से कितना मिल जाता है, साइन अल्फा आई जे कैप, साइन अल्फा जे कैप। चेक करें तो ये मेरा एक जनरल वेक्टर होगा, सभी यूनिट वेक्टर्स को जो एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करेगा। सर इसको भी करेगा क्या, ये भी तो एक्स वाई प्लेन का बिल्कुल करेगा। देखो दिखाता हूं आपको, ए कैप इक्वल टू कोस अल्फा, अल्फा कितना था 30 डिग्री, तो यहां लिखा कोस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन अल्फा कितना था अगेन 30 डिग्री जे कैप। तो ए कैप विल बी कोस 30 होता है 1/2 नहीं √3/2, है ना। कोस 30 तो होता है √3/2 आई कैप प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 जे कैप। चेक कर लो, आपका यही तो आंसर आया था, यही आंसर आया था ना। तो बेसिकली हमने एक है ना इक्वेशन बना दी, एक्स वाई प्लेन पर आने वाले जितने भी यूनिट वेक्टर होंगे वो इस सेंस के होंगे, इस सेंस के होंगे। यहां पर आपके एंगल चेंज हो सकते हैं, 30 की जगह 15 हो जाए, 45 हो जाए, 60 हो जाए, बस आपको इस इक्वेशन में रखना है और आंसर आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आता है ना, तो बेटा ये जनरल इक्वेशन ना आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, आपको तो इसी तरह करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, अगर ये आया तब तो आपने यही करना है, लेकिन आप ये ना करना सर मैं तो इसको याद कर लेता हूं और जब एक्स वाई प्लेन का कोई भी एंगल दे देगा मैं इसी में रख दूंगा, आंसर तो वही आएगा, आंसर तो आएगा। लेकिन जनरल सॉल्यूशन या जनरल इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स, तो आपको करना तो ऐसे ही पड़ेगा। क्लियर है ये बात, वो मैंने चेक कराया बस आपको, ठीक है, लिख लिया आप इसको। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और क्वेश्चन पर। कहता है गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, then she walks 3 किलोमीटर in the direction 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ के ईस्ट में, इसी को हम कैसे लिखते हैं अपनी इंडियन लैंग्वेज में, नॉर्थ ईस्ट भी लिखते हैं। ये ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये चीजें बताई थी। एंड स्टॉप, वहां पर वो जाकर रुक जाती है। मतलब क्या है, एक लड़की है वो 4 किलोमीटर वेस्ट में चलती है, उसके बाद वो 3 किलोमीटर अपना 30 डिग्री एंगल पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ में। डिटरमाइन करना है, पता करना है कि जो गर्ल की जो डिस्प्लेसमेंट है ना फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, डिस्प्लेसमेंट पता करनी है बेटा। डिस्प्लेसमेंट ये क्वेश्चन ऐसा है जो पूरी तरह से साइंस पे है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। देखो चलो, कोई डिस्प्लेसमेंट कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मान लीजिए यहां पर एक बच्चा खड़ा है और उसको यहां तक पहुंचना है। बात समझना, ये इसका स्कूल है और ये इसका घर है, होम। तो सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फर्क है। वो बच्चा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ घूमता हुआ घूमता शाम को घर पहुंचे अपने, तो ये एक तरीका हो सकता है उसके पहुंचने का। तो उसने हो सकता उसकी यानी कि वो ये जो पर्टिकुलरली वो चलता जा रहा है ना, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, चलता रहा। सर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस, व्हाई? क्योंकि वो कभी इस गली में जा रहा है, कभी इस स्ट्रीट में जा रहा है, कभी यहां जा रहा है, कभी ये जो इनने पाथ फॉलो किया ना, इसकी कोई भी एक डायरेक्शन नहीं है। कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, लेकिन वो पहुंचेगा यहां पर। हो सकता है कुछ डिस्टेंस कवर करके गया हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस बच्चे के जो स्कूल जो है ना, उस बच्चे का घर की दिशा वो ये है, डायरेक्शन मिल रही है, और यही डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट
अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटे से छोटा डिस्टेंस है ना। जैसे मैंने कहा मुझे इस तरफ जाना है तो मैं गाड़ी से तो ऐसे घूम घूम के जाऊंगा गलियों गलियों है ना, स्ट्रीट में तो देयर इज नो डायरेक्शन, लेकिन अगर मुझे प्लेन से जाना है तो मेरे को सीधा उस डायरेक्शन में जाना है। तो वही चीज हुई, स्कूल से घर उसको यहां आना था, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है और एक इसकी डायरेक्शन भी है, तो डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, हाउ डिस्टेंस कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है बेटा, ये स्कूल था, कभी आप इसको भी स्केलर समझ जाओ एस से। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी जहां एक डायरेक्शन भी है और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है। क्लियर है बात। तो अब उस बच्ची ने इस क्वेश्चन में यही कहता है कि एक लड़की है जो 4 किलोमीटर तक चलती है वेस्ट की दिशा में। कितने किलोमीटर चलती है सर? वेस्ट की दिशा में 4 किलोमीटर चल जाती है, ठीक है। फिर वो 3 किलोमीटर 30 डिग्री एंगल पर घूमती है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है। तो सर अगर अब हम डायरेक्ट इसका मैप बनाते हैं तो देखिए ध्यान से, ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। कहता है जो गर्ल है वो 4 किलोमीटर चलती है टुवर्ड्स वेस्ट, 1 2 3 और 1 4, वो यहां आके रुकती है ना, इस पॉइंट से 4 किलोमीटर वो यहां चलती है, ठीक है। और उसके बाद वो 30 डिग्री एंगल पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में जाती है, मतलब इस तरफ। तो यहां से वो नॉर्थ के ईस्ट में जाएगी 30 डिग्री पर, देखो यहां पर वो 30 डिग्री जाएगी है ना, ध्यान से देखना 30 डिग्री कहां जा रही है? नॉर्थ के ईस्ट में। तो जो 30 डिग्री एंगल होगा ना, वो 30 डिग्री एंगल वो कौन सा होगा सर? वो ये होगा 30 डिग्री एंगल। ये बात समझने की है, कभी आप 30 डिग्री एंगल ये बना दे विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ना, 30 डिग्री एंगल ये नॉर्थ के ईस्ट में जा रही है। अगर आपको ऐसे समझना आए ना तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, छोटा सा कंपास ले, वो पहले वेस्ट में चलाएं, ईस्ट और वेस्ट। सर कितना चलाना है? 4। अब फिर यहां पर दोबारा कंपास निकालें और नॉर्थ के ईस्ट में यहां पर चलना है, तो ये 30 डिग्री एंगल हुआ, ठीक है। कंपास को आप छोटा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इतना बड़ा कंपास लेके चलना। और मेरे को लगता है छोटे कंपास से बच्चे जल्दी पकड़ पाते हैं कि मैंने पहले क्या किया, छोटा कंपास लिया अपनी जो पॉकेट में हम रखते हैं, मैं वेस्ट की तरफ चला 4 किलोमीटर, फिर मैंने दोबारा कंपास को निकाला, मैंने कहा भाई यहां से नॉर्थ ईस्ट जाना है, कंपास निकालो जेब से, तो निकाला तो पता लगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो ये वाली है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट जाना है, कितना चलना है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये वाला एंगल होगा। क्लियर है ये बात आपको अच्छे से? अब कहता है वो लड़की यहां पर जाकर रुक गई है, मुझे यहां से उसकी इनिशियल पॉइंट से उसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ये निकाल के लाना है मेरे को, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, चेक करो। अब देखो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अगर मुझे यहां से यहां तक बताना है तो ग्राफिकली होते हैं ना सर, हम तो बहुत जल्दी बता देते हैं। देखो कैसे, मैंने कहा मेरे को यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बताना है, तो आप क्या कहते हैं सर? पहले आई पर चलेंगे हम, मतलब एक्स एक्सिस पर जितना भी चले, तो मान लो ए आई कैप हम चल पड़े, मान लो 3 आई कैप या 4 यूनिट चले या 5 यूनिट चले तो 4 आई कैप, अगर कुछ नहीं पता तो ए आई कैप। फिर हम यहां से ऊपर चलेंगे, ये क्या है? बी जे कैप, तो इनको ऐड कर दो, ये तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता था भाई। यहां से पहले यहां गए और फिर यहां गए, या पहले यहां जाएंगे फिर यहां जाएंगे, बी जे कैप प्लस ए आई कैप, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। सेम वे यहां पर, यहां से मैं पहले इस एक्सिस पर चलूंगा, इस एक्सिस पर चलने का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं इस तरफ चलना है मुझे, तो सर आप कहोगे पहले नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, तो जो एडी वेक्टर होगा ना भाई, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले वेक्टर आ जाए तभी तो काम होगा, वो क्या होगा सर? नेगेटिव। ध्यान से समझिएगा, नेगेटिव इस तरफ आई कैप, नेगेटिव आई कैप है ना, प्लस अब सर यहां से हम ऊपर जाएंगे, मतलब यहां से हम ऊपर चलेंगे तो प्लस में आएगा जे कैप। ये बात समझने की है, ठीक है। अच्छा सर एक बात हो रहा है कि अब मेरे को अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो मेरे पास ये क्वांटिटी यहां से यहां तक आ जाए, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। देखो ध्यान से, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पर। सर इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा, मेरे पास यहां से लेकर यहां तक ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, इसने रन किया, और यहां से लेकर यहां तक ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है। मैं एक बात जानता हूं कि अगर मेरे को ये लेंथ पता लग जाए, मतलब ये लेंथ, और फिर ये लेंथ, मतलब ये पता लग जाए, अगर मैं इसको कह दूं ए बी, इसको मैं सी बोल देता हूं और इसको बी, अगर मुझे ए बी लेंथ और बी डी लेंथ पता लग जाए ना, तो मैं ए डी वेक्टर को लिख दूं, और अगर मैंने ए डी वेक्टर लिख दिया तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूं। मैंने क्या कहा? अगर मुझे ए बी लेंथ और बी डी लेंथ पता लग जाए तो मैं ए डी वेक्टर को लिख दूं, और ए डी वेक्टर लिखते ही मेरे पास उसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगी, तो ए बी वेक्टर आ जाए मेरे पास किसी भी तरह से, तो मैं एक बात समझ चुका हूं, ये होगा ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, ए बी नहीं बी डी वेक्टर, बी डी वेक्टर। इतनी बात तो समझ में आ गई है।
क्लियर है? अब प्लस माइनस वो हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सर हम इसको करें कैसे। अब भाई ए बी और बी डी की लेंथ निकाल के कैसे लाएं? ए बी और बी डी की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। नंबर वन, देखिए अगर मैं इस राइट ट्राइंगल की तरफ देखता हूं बी सी डी, ठीक है, इन राइट ट्राइंगल बी सी डी, तो देखो मैं जानता हूं अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लॉ 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है। तो सर अगर मेरे पास इस राइट ट्राइंगल में एक एंगल है और एक साइड है, ये वाली साइड तो सर सी से ए तक है, मेरे पास पूरी साइड है यहां से यहां तक, लेकिन ये नहीं है, लेकिन यहां पर सी से डी तक की लेंथ है 3 किलोमीटर वो लड़की चली। तो सर करने के 3 मेथड हो सकते हैं, या तो मैं पाइथागोरस लगाऊं, पाइथागोरस, लेकिन सर पाइथागोरस लगाने का फायदा नहीं है क्योंकि एक ही लेंथ है मेरे पास। तो इस पूरे ट्राइंगल में, जिसको मैं देखो इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं भाई, इस वाले ट्राइंगल की है ना, मेरे पास सिर्फ ये वाली लेंथ है, ये तो लेंथ है नहीं ना, तो सर पाइथागोरस तो काम नहीं करेगी। ट्रिगो क्या कहती है? ट्रिगो कहती है कि इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड अ साइड, ट्रिगोनोमेट्री, मैट्री, राइट। तो सर एक एंगल है और एक साइड है, तो सर ये काम करेगी, और ये भी काम ना करती तो हम क्या देखते हैं? सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि गोइंग बाय देयर प्रेफरेंस, अगर ये काम ना करे तो इसको चेक करो, ये ना करे तब इसको चेक करो। तो अगर ये कर रही है तो हमें ये और ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। इन राइट ट्राइंगल बी सी डी, मैं जानता हूं ये साइड हो गई मेरी बेस, ये हो गई परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा ये वाली साइड बी डी अपॉन में सी डी, और सी डी तो है मेरे पास कितना सर? 3। सी डी मेरे पास कितना है? 3। तो बी डी में निकाल सकता हूं ना, साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो देयरफॉर बी डी विल बी इक्वल टू 3√3/2। तो मेरे पास ये लेंथ आ गई है, ये लेंथ कितनी है? 3√3/2। अब सर ये ए बी लेंथ और आ जाए, ए बी लेंथ लाने के लिए मैं क्या करूं? सर ये लेंथ आ जाए तो टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं। तो बीसी लेंथ निकालने का भी एक फंडा है हमारे पास, बीसी अपॉन में दिस, BC अपॉन में CD इक्वल टू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/2 BC अपॉन में 3। तो देयरफॉर BC इक्वल टू 3/2। तो ये क्वांटिटी आ गई मेरे पास 3/2, और 4 में से 1.5 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा? 2.5। 2.5 का मतलब होता है 5/2। मैं इसको लिख देता हूं 5/2, चेक करो आप, है ना। तो बिकॉज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट में इसको स्पेस बनाता हूं यहां से, देखो ध्यान से देखिए। तो बिकॉज ए सी, मेरे को क्या निकालना है? ए बी लेंथ, ए बी लेंथ विल बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए सी मेरे पास है 4 किलोमीटर, माइनस ये आई है 3/2। किलोमीटर को हटाओ, ये बाद में लगा देंगे हम, तो ये आएगी 5/2 यूनिट्स या किलोमीटर, आप कुछ भी लिख दें, इसको किलोमीटर लिख लें, है ना, सबको लिख लें किलोमीटर में ही होंगी ये सब, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास 5/2। तो सर अब तो बहुत आसान है, मेरे को एडी वेक्टर ही तो लिखना था। अब एडी वेक्टर देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहां से स्टार्ट किया? ओरिजिन से। अब मैं ये वेक्टर निकालना चाह रहा हूं, ए डी वेक्टर। मेरे को पता लग चुका है कि यहां से लेकर यहां तक ये 5/2 लेंथ है, और ये कितनी है सर? 3√3/2। ध्यान से देखना सर, मैं ओरिजिन से चेक करता हूं, ओरिजिन से मैं किस तरह जा रहा हूं? लेफ्ट साइड, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो जब मैं वेक्टर लिखूंगा ना, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी। तो 5/2 तो मैं चलूंगा, 5/2 तो मैं चलूंगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? आई कैप की नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव आई कैप। और फिर मैं कितना चलूंगा? 1 2 3 या 3√32, है ना, प्लस 3√3/2। और सर ये कौन सी डायरेक्शन है? यहां से ऊपर जा रहा हूं मैं, जे कैप की डायरेक्शन है, पॉजिटिव। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो सर हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वो यही होगी, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात आप लोगों को अच्छे से? ठीक है, लिख लें आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 23 पर। कहते हैं प्रूव करो इन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस। और ये कब? इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, है ना, दोनों वेक्टर क्या हो? परपेंडिकुलर हो, गिवन दैट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। तो चलिए देखते हैं, मुझे ये प्रूव करना है ये क्वांटिटी इसके इक्वल हो। तो मैं पहले एलएचएस को ही पिक करता हूं। देखो ध्यान से, मेरे पास क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए डॉट ए,
ए डॉट ए, फिर क्या आएगा ए डॉट बी, फिर क्या आएगा सर बी डॉट ए, और फिर क्या आएगा बी डॉट बी, राइट। ए डॉट ए को मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सेम वे मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2ab, 2a डॉट बी, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव भी होता है और ये क्या हो गया बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर। मेरे पास ना देखो RHS में ये बैठा है, मतलब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो ये क्वांटिटी वाइप आउट होनी चाहिए। कहता क्या है, ये क्वांटिटी इन दोनों के समेशन के इक्वल होगी, तभी होगी जब ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं हो, है ना। देखो बात समझो, मैं अगर 1 मिनट के लिए इसको खोल दूं, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी को हम खोल सकते हैं ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कॉस थीटा प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहां से 2 केस बनते हैं। नंबर 1, ये क्वांटिटी तब जीरो हो सकती है जब ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो और बी वेक्टर जीरो वेक्टर हो। तो अगर ए वेक्टर जीरो वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, या फिर अगर बी वेक्टर जीरो वेक्टर हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा, या फिर सर कॉस थीटा जीरो हो जाए, मतलब थीटा क्या हो दोनों के बीच 90 डिग्री हो, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो यही तो बात वो कह रहा है। अब देखो ध्यान से, कहता है ये क्वांटिटी इसके इक्वल होगी, मतलब ये पूरी क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, ये क्वांटिटी इन दोनों के इक्वल होगी। तो देयरफॉर वी कैन से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ, कब, जब ये बोलता क्या है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो, है ना, दोनों परपेंडिकुलर हो, और ये भी कहता है कि ये जीरो वेक्टर ना हो। तो ये तो क्वेश्चन ने कह दिया ये तो है ही नहीं। तो इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड ऑल्सो ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो यही तो बात हमने लिखनी थी बेटा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If theta is the angle between two vectors a and b, then a dot b is greater than equal to 0. तो देखो हमारे पास एक कंडीशन दी है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो बात समझो, कहता है थीटा बता दो, एंगल बताना है थीटा। तो थीटा बनाने के लिए इसको a डॉट b को खोलना पड़ेगा, a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई होने के लिए ना सिर्फ cos थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए। बात समझे, 0 से बड़े होने का मतलब है पॉजिटिव, है ना, 0 से बड़ा होना मतलब पॉजिटिव। तो बात समझो, मैं जानता हूं बिकॉज ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो जो रिजल्टेंट होगा ना इसके अंदर वो cos थीटा होगा। अगर cos थीटा नेगेटिव हो गया ना तो सर ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, और अगर cos थीटा पॉजिटिव हो गया तो ये तो पॉजिटिव रहना है। तो सारी इनइक्वालिटी जो डिपेंड कर रही है वो cos थीटा पे कर रही है। तो वी कैन से cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और cos थीटा अगर 0 से बड़ा करना है तो सर cos थीटा 0 से बड़ा कौन से क्वाड्रेंट में होता है। देखो अगर हम क्वाड्रेंट सोचते हैं, cos थीटा यहां से 0 π/2, यहां पाई, यहां 3π/2 और ये 2π, राइट। cos थीटा यहां भी पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव होता है ना। तो सर यहां पर तो ये पॉजिटिव होता है, कहां से कहां पर 0 से π/2 के बीच में, 0 से थीटा लगाओ π/2 के बीच में। सर यहां भी तो होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था जो थीटा की जो हम रेंज लेते हैं, जो एंगल लेते हैं वो 0 से π/2 के बीच में लेते हैं। क्यों? अगर मेरे पास कोई रिफ्लेक्सिव एंगल होगा तो रादर देन वर्किंग ऑन दिस, मैं इसकी सहायता से ये एंगल निकाल सकता हूं। तो ये भी 0 से π के बीच में होगा, तो मैं इसकी बजाय इस पर काम कर सकता हूं। चेक करो आप, क्लियर है ना। तो हम हमेशा 0 से π के बीच की बात करेंगे, तो इसकी बात ही नहीं कर रहे। तो 0 से π/2 के बीच में ये जो एंगल होगा cos थीटा पॉजिटिव होगा। देखो 0 से बड़ा कहां तक, 90 तक। cos 90 कितना होता है सर, 0 होता है, तो इक्वल भी तो होना चाहिए। तो cos 90 को भी यूज करना है। देखो अभी तक तो मैंने बात की 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होगा, लेकिन सर π/2 पर नहीं चेक करेंगे क्योंकि इक्वल भी तो हो सकता है। तो cos 90 0 देगा, और सर 0 cos 0 क्या देता है, पॉजिटिव देता है, 1 देता है cos 0 वैल्यू पॉजिटिव 1, और cos 90 0। तो हम इनको भी लेंगे क्योंकि मुझे एंगल क्या चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। तो जो हमारी रेंज होगी वो थीटा की ये होगी 0 से π/2 तक, मतलब ऑप्शन बी। क्लियर है, लिख लें। स्टूडेंट्स मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं बेटा बोर्ड पे, और बहुत इजी हैं, कुछ खास करना नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, वैसे
सर लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स, हमारे पास ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इफ, कहता है अगर ए एंड बी हमारे पास दो यूनिट वेक्टर हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है, ये दोनों इक्वल है ना, यूनिट वेक्टर है दोनों, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए प्लस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इफ, मतलब अगर इसको यूनिट वेक्टर बनना है, ए प्लस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, वो कब होगा, जब एंगल क्या होगा, एंगल ढूंढना है, तो ये यूनिट वेक्टर बनना है, तो इस बात का मतलब ये हुआ इसको हमें ये 1 है ना, तो अब मुझे ये पता करना है कि एंगल क्या हो इनके बीच में, ए और बी के बीच में एंगल क्या हो अगर इसके सम को यूनिट वेक्टर बनना है। क्लियर है बात? अब देखो ध्यान से, सर एंगल मतलब हम cos थीटा कैसे लेके आए, तो मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, एक जब थीटा 90 डिग्री होगा ए और बी के बीच में तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, दूसरी बात सर मैं जानता हूं बिकॉज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए डॉट ए, सर ये क्यों माइंड में आया, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड मुझे दिख रहा है, तो ऑन अप्लाइंग अगर मैं इस पर भी यही काम कर दूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट लगाएंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब इसको खोलते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर देगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इसको ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2a डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, सर ये क्वांटिटी तो 1 है, तो ये तो हो गया 1 का स्क्वायर, चेक करें आप, है ना, और ये भी क्वांटिटी क्या है 1 इक्वल टू, ये भी 1 है और ये भी 1 है ना, और यहां पर 2, सर ए डॉट बी में हमें एंगल लाना है, तो इस पर ए डॉट बी खोल देते हैं, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, क्लियर है, तो देखिए ये 2 है, ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, -1/2, और देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्वांटिटी पूरी क्या बन चुकी है 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा है ना, तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं 2 कॉस थीटा, और ये 1 और 1 2 उधर जाएगा तो -1, तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू -हाफ, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, cos थीटा इक्वल टू माइनस cos π/3 cos 60 डिग्री, क्लियर है ये बात। अब सर हम जानते हैं जो थीटा होता है ना cos के सेंस में या वेक्टर के सेंस में, जो थीटा होता है वो 0 से पाई तक आना चाहिए, तो सर ये तो नेगेटिव π/3, वो तो हम लिख नहीं सकते, है ना, तो हम करेंगे क्या, कॉट टर्मिनल और एलाइड एंगल जो हमने क्लास 11th में पढ़े हैं, हम क्या देखेंगे, हमें एक बात और पता लग चुकी है, ये नेगेटिव हाफ वैल्यू दे रहा है, cos थीटा क्या दे रहा है, नेगेटिव हाफ, तो सर नेगेटिव हाफ इस क्वाड्रेंट में तो नहीं आएगी, इसी क्वाड्रेंट में आएगी, और अगर इस क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी तो π/2 से बड़ी होगी, तो सर ना ये होगी ना ये होगी ना ये होगी, तो आंसर तो पक्का ही होगा। बच्चा ऐसे भी लगा सकता है कि सर नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, नेगेटिव वैल्यू मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, जहां कोस नेगेटिव है ना, कोस नेगेटिव देख रहे हैं ना मुझे, तो कोस नेगेटिव यहां पर होता है सर, है ना, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां तो कोस पॉजिटिव होता है, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू सिर्फ यही है, ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर तो सर आ चुका है, लेकिन सर इसको करेंगे कैसे, हमने पढ़ा हुआ है, कैसे देखते हैं सर, कोस नेगेटिव कहां वो यहां पर होगा नेगेटिव, है ना, 0 से पाई के बीच में, तो इस पर आने के दो रास्ते, या तो यहां से चले जाओ या यहां से चले जाओ, अगर मैं π/2 से जाता हूं तो सर फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, साइन बन जाएगा, तो मैं पाई से जाऊंगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस π/3, तो ये कितना आएगा, cos थीटा इक्वल टू cos 2π/3, तो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 2π/3, ये मेरा आंसर आएगा, थीटा मतलब 120 डिग्री या -60 डिग्री पर वैल्यू जो आएगी वो -हाफ आएगी, और मैं -60 को ले नहीं सकता क्योंकि वो 0 से पाई के बीच में नहीं आएगी, तो मैं 120 डिग्री को लूंगा, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 24 पर बात करते हैं। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस बतानी है। हम जानते हैं आई डॉट जे क्रॉस के कैप प्लस जे डॉट आई प्लस के कैप प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे कैप। देखो ध्यान से, हम जानते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जे क्रॉस के, हमें मालूम है जे क्रॉस के, सर मैंने आपको बताया था आई जे और फिर यहां से हम के,
है ना। अगर मैं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलाता हूं, राइट हैंड थंब रूल याद है ना, अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलाता हूं तो I क्रॉस J मुझे K देता है और J क्रॉस K मुझे क्या देगा, I देगा, तो डॉट I कैप प्लस यहां पर J कैप है, I क्रॉस है भाई, ये प्लस नहीं होगा, क्रॉस है ये, I क्रॉस K मतलब है I क्रॉस K, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, रिवर्स ऑर्डर है, तो ये नेगेटिव J कैप देगा, तो माइनस J डॉट J कैप प्लस ये क्या है सर, K कैप और I क्रॉस J मुझे क्या दे देगा सर, K कैप दे देगा। बस इतना ही सोचना है सर, और कोई तरीके से नहीं कर सकते थे हम इसको I डॉट J क्रॉस K को, बेटा I J के हमारे पास कुछ गिवन ही नहीं है, तो हम राइट हैंड थंब रूल ही लगाएंगे, है ना। तो I डॉट I क्या होता है सर, I कैप मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस J कैप मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस K कैप मॉड्यूलस स्क्वायर, ये भी 1 होता है, ये भी 1 और ये भी 1, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर आया 1 विच इज सी ऑप्शन। आसान सवाल है बिल्कुल, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, देखिए ध्यान से, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, थीटा एंगल है इन दो वेक्टर के बीच का, देन दिस शुड बी इक्वल टू दिस व्हेन थीटा इज इक्वल टू, सर बहुत ही आसान है, कहता है ये कंडीशन दी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। देखो आपने ये तो पढ़ा है ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, हमने ये चीज पढ़ी हुई है, लेकिन सर ए डॉट बी पर भी मैग्नीट्यूड लगा के दिया है, इस बात का मतलब ये है कि जो ए डॉट बी है ना, ड्यू टू कॉस थीटा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन वो यहां पर मैग्नीट्यूड नहीं लगा रहा, वो मॉड्यूलस लगा रहा है, कहता है कॉस थीटा पॉजिटिव ही लेना है भाई, नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहा हो, ना जीरो की। क्लियर है ये बात। मैग्नीट्यूड यहां पर आपने ए डॉट बी पे मैग्नीट्यूड कम देखा होगा, इस पर तो देखा है ना, तो सर ए डॉट बी पर मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि हमें हमेशा कॉस थीटा पॉजिटिव लेना है। क्लियर है। अगर नहीं समझ आया तो देखो आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्या करेंगे, हम जानते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ए डॉट बी खोलता हूं तो मैं कॉस थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी क्या होगा सर, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अगर मैं इनको बाहर करना चाहूं, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, सर कॉस थीटा को बाहर निकाल सकते हैं हम, देखो मैग्नीट्यूड लगा हुआ है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने अभी बताया कॉस थीटा पॉजिटिव, इस बात का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड लगाने का मतलब है एंगल चाहे कुछ भी हो अंदर से वैल्यू पॉजिटिव आएगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, मतलब मुझे एंगल एक्यूट लेना है यहाँ पे, ठीक है। सेम वे यहां से मैं क्या कर सकता हूं सर, मैं जानता हूं ये तो पूरा नंबर देगा, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, सर ये भी पॉजिटिव आएगा हमेशा, हाँ आप चेक कर लो 0 से 180 तक ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेकंड में, यहां पर दिक्कत आती है फर्स्ट और सेकंड से, तो इसी वजह से उसने मैग्नीट्यूड लगाया, कहा कि मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं जिससे कि ये हमेशा पॉजिटिव आए, तो मतलब cos थीटा रिमेन्स एक्यूट और sin थीटा कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, और यहां पर n कैप का मॉड्यूलस और ये यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस ये 1 हो जाएगा। अब मैं जानता हूं यहां पर क्या होगा सर, ये क्वांटिटी इससे कैंसिल, तो cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, और मैं इसको इसके नीचे प्लेस कर दूं तो ये कितना आएगा tan थीटा इक्वल टू 1, तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4, तो थीटा आएगा पाई बाय 4। लेकिन सर और भी एंगल हो सकते हैं, फिर वही बात आती है जो मुझे एंगल कंसीडर करने हैं वो यहां से यहां तक कंसीडर करने हैं, तो केवल एक ही ऑप्शन फिट होगा, दैट इज दिस। क्लियर है, लिख लें आप। चलो स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पर बात करते हैं, कहते हैं शो दैट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। सर कोलिनियरिटी के कई क्वेश्चन कर चुके हैं, करने के कई मेथड हो सकते हैं, अगेन ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर दिखा दें, या ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, या बी सी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी, है ना, यानी हम किन्हीं भी दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के सम के इक्वल दिखा दें। या सर हमने तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी देखा, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब हाफ टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस पी 0 आ जाए तब भी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, है ना। और मैंने आपको बताया सबसे अच्छा तरीका वही है, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन जब आप 3D चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको एक और पता लगेगा कि प्रोपोर्शनल जो IJ के जो कंपोनेंट्स होते हैं प्रोपोर्शनल अगर होते हैं तो तब भी वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। चलिए अभी नहीं बात करते, हम उसकी बात तभी करेंगे। देखिए अभी आप बात समझने की कोशिश करें, मेरे पास ए बी सी 3 वेक्टर हैं, तो मैं जानता हूं इनसे एसोसिएटेड एक वेक्टर होगा ओ ए वेक्टर विच इज आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप।
क्लियर है बात आपको? अच्छा, इसी तरह से OB वेक्टर भी मैं निकाल सकता हूं 5i कैप माइनस 0j कैप माइनस 2k कैप। सेम वे OC वेक्टर सर 11i कैप माइनस 3j कैप प्लस और प्लस 7k कैप। तो यहां से मैं AB वेक्टर निकाल सकता हूं आराम से। AB वेक्टर क्या होगा सर? OB माइनस OA वेक्टर, राइट? तो OB में से OA माइनस करेंगे तो 4i कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2j कैप और माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस 2 प्लस 8 तो प्लस 6k कैप। चेक करें आप, ठीक है। इसी तरह मैं BC वेक्टर भी निकाल सकता हूं, तो वो होगा OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो OC में से OB 11 माइनस 5 6i कैप 3 माइनस 0 देखो 3, ये तो 3 ही रहेगा सर, j कैप 7 प्लस 2 ये हो जाएगा 9k कैप। चेक करें आप अच्छे से, क्लियर है? अब हम निकालते हैं AC वेक्टर। OB निकाल दिया, BC अब निकालेंगे OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो OC में से ये माइनस करेंगे तो आएगा 10i कैप 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5j कैप 7 और प्लस 8 दिस इज 15 टाइम्स k कैप आएगा ना। अब सर अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ये जो वेक्टर है AC वेक्टर समहाउ समवेयर अगर मैं इसमें से अगर मैं 2.5 कॉमन ले लूं तो देखो अगर मैं लिखता हूं बिकॉज AC वेक्टर इज इक्वल टू 10i कैप प्लस 5j कैप प्लस 15 टाइम्स k कैप, और अगर मैं यहां से 2.5 को कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 4i कैप प्लस 2.5 इंटू 2 होता है दिस, और ये 6 टाइम्स k कैप, राइट? तो देखो ये वेक्टर इसका कुछ टाइम आ रहा है, मतलब AC वेक्टर इज 2.5 टाइम्स दी AB वेक्टर। तो बिकॉज A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम B वेक्टर, तो वी कैन से देयरफॉर AC वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर। बट पॉइंट A इज कॉमन हियर। अगर पॉइंट A कॉमन है, ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, तो देयरफॉर वी कैन से A, B एंड C आर कोलिनियर। ये पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पर आने वाले वेक्टर होंगे। एक बात, ठीक है। दूसरी बात उसने कही है अगर ये कोलिनियर है तो फाइंड करो रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। रेशियो फाइंड करनी है कि B डिवाइड करता है AC को। देखो अगर मैं इसको सिंपल तरीके से करूं, क्योंकि वेक्टर का नाम कहीं लिखा नहीं है क्वेश्चन ने, तो हम सिंपल भी कर सकते हैं कि ये तो पता लग गया कि B डिवाइड करता है किसको? A और C लेंथ को, और A मेरे पास है विच इज 1 माइनस 2 माइनस 8 और C है मेरे पास 11 3 एंड 7। मेरे को ये मालूम है कि ये जो B पॉइंट है ना इसको डिवाइड करता है, क्वेश्चन ने कहा है, तो B पॉइंट हो सकता है वो यहां से डिवाइड करे। अब B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है इसकी तो बात बाद में करेंगे, हम B पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। लेट किया मैंने कि B डिवाइड इट इन द रेशियो k:1, है ना। जब भी हमें रेशियो निकालना होता है k:1 पर हमारी कैलकुलेशन इजी बनती है, और कोई रीजन नहीं है, आप m/n लेकर भी चल सकते हैं। चलो एक काम करता हूं, मैं इसको 2 मेथड से बताऊंगा, ये भी क्वेश्चन मेथड 1 से बात करता हूं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस पर डायरेक्ट करता हूं, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो क्या सर? k टाइम्स x1 मतलब 11k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 लिख सकते हैं। सेम वे k इंटू 3k माइनस 2 1 इंटू माइनस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1। सेम वे k इंटू 7 मतलब 7k माइनस 8 डिवाइड बाय k प्लस 1। बट B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर क्या है वो सर? 5 0 माइनस 2। तो सर मैं अगर इनको इक्वेट करा दूं x को x के साथ, तो 11k प्लस 1 ओवर k प्लस 1 इक्वल टू 5। सेम वे सर जीरो वाले को करते तो जल्दी काम होएगा, क्योंकि मुझे तो k की वैल्यू अगर पता लग जाए तो मेरे को पता लग जाएगा 3k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। सेम वे 7k माइनस 8 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -2, राइट। तो सर k की वैल्यू कहां से निकालनी आसान है? यहां से। तो मेरे को दिख रहा है यहां से 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k आएगा 2/3। आप यहां से निकाल लो, वहां से निकाल लो, k का रेशियो आ गया 2/3। तो k:1 में बांट रहा था ना ये, तो ये 2:3 है ना। ये बात समझने की है। तो जो डिवीजन होगा ना वो इंटरनल होगा। अगर यही आंसर नेगेटिव आ जाता ना, रेशियो नेगेटिव भी तो आ सकती है, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन होता, एक्सटर्नली डिवाइड करता चीजों को। क्लियर है बात आप लोगों को? तो k:1 यानी कि ये जो B पॉइंट है इसको किस रेशियो में बांट रहा है? 2/3, ठीक है। एक तरीके से और बताता हूं मैं, हालांकि ये तो बात हो गई सेक्शन फॉर्मूला या 3D।
जो हम बात करते थे क्लास 11th में, या इसको 12th में भी लगाया जा सकता है। वेक्टर इज ऑल्सो ए लाइन, इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, है ना, तो हम यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन सर वेक्टर से ही सीखना है, चलो वेक्टर से भी बात कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे हम मैं जानता हूं, मेरे को ये पता है कि ये जो बी वेक्टर, ये एक लाइन है ए सी और ये पॉइंट है मेरा बी, है ना, मान लो ये m/n में काटता है इस बार, तो मैंने कहा देखो ध्यान से, इनसे रिलेटेड एक पोजीशन वेक्टर होगा, OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर होगा ना। तो मेरे को ये पता है जो OB वेक्टर होता है ना, OB वेक्टर, यहां पर मैं लिखता हूं OB वेक्टर इज नथिंग बट m टाइम्स OC वेक्टर, m टाइम्स OC वेक्टर प्लस n टाइम्स OA वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n, क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वेक्टर कौन सा है, OC वेक्टर, और ये वेक्टर कौन सा है, OA वेक्टर, और ये वेक्टर कौन सा है, OB वेक्टर। ये बात समझने की आपको, ठीक है। तो OB वेक्टर मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, देखो OB वेक्टर इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना, OB वेक्टर तो सर मेरे पास है, OB वेक्टर ये रहा, मैं आके लिखता हूं, इसके नीचे लिखता हूं, देखो यहीं से स्टार्ट करता हूं, 5i कैप माइनस 2j कैप, 2k कैप है भाई, j नहीं k, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, इक्वल टू m टाइम OC वेक्टर, सर OC वेक्टर है मेरे पास ये 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप प्लस n टाइम्स OA वेक्टर, सर ये रहा i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप डिवाइड बाय m प्लस n। अगर मैं इस m प्लस n को इधर भेज दूं तो देखो क्या होगा, 5mi कैप फिर ये 5ni कैप, राइट। सर इसको पूरे को ओपन कर दें क्या, चलो ओपन कर देते हैं, इसको मैं यहां लिखता हूं 5mi कैप और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5ni कैप, फिर ये इससे होगा तो माइनस 2mi कैप, फिर इस k कैप है ना, और इससे होगा तो माइनस 2mn कैप इक्वल टू, देखिए 11mi कैप, फिर यहां पर 3mj कैप प्लस 7mk कैप प्लस ये कितना होगा सर ni कैप माइनस 2nj कैप माइनस 8nk कैप। अब ध्यान से देखिएगा दोनों तरफ mn भी आ रहे हैं, है ना। अगर मैं इनको mn से कंपेयर करा दूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इनको, मैं जानता हूं i j और k, i ये है, k ये है, और यहां पर हमारे पास m के साथ k कैप है ये, ठीक है। या तो हम ये करते हैं कि इन दोनों तरफ से ना i कैप, इसको अलग करो, देखो i इसमें से कॉमन ले लो, चलो 5m प्लस 5n टाइम्स i कैप, यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 नहीं k कैप कॉमन ले लेते हैं, प्लस लगा के माइनस 2m माइनस 2m और ये n माइनस 2n और यहां बचेगा k कैप, चेक करें इक्वल टू, यहां से भी मैं i कॉमन ले रहा हूं, देखो 11mi और ni, तो 11m प्लस n i कैप, चेक करें। अभी मैं यहां पर j कैप वालों को इकट्ठा कर रहा हूं तो कितना होगा 3m माइनस 2n टाइम्स j कैप और प्लस 7m माइनस 8n k कैप। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके i j k के कंपोनेंट्स भी इक्वल हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, लेकिन मुझे यहां पर m और n निकालना है तो मैं ये कहूंगा i j k के कंपोनेंट्स इक्वल हैं, तो ये कंपेयर मैं किससे कराऊंगा, i से, तो 5m प्लस 5n इक्वल टू 11m प्लस n। सेम वे मैं यहां लिख सकता हूं माइनस 2m माइनस 2n, ये k है ना, j तो है ही नहीं यहां पर, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 7m माइनस 8n। और सर यहां पर j नहीं है तो इसको भी करा सकते हैं क्या, यहां पर 0j है तो 0 इक्वल टू 3m माइनस 2n। आप कहीं से भी सॉल्व करो, देखो इससे करके दिखाता हूं मैं, आप इसको इधर लाएंगे तो 5n माइनस n, इसको ले जाएंगे तो 11m माइनस 5n, 11 में से 5 गए 6m, ये कितना देगा 4n, तो मेरे को m बाय n, इसको इधर नीचे प्लेस करेंगे m बाय n, ये नीचे यहां से आएगा ये, तो ये देगा 2/3, राइट। सेम वे देखिए माइनस 2m है, इसको उधर भेज दो तो 7m प्लस 2m, इसको इधर भेज दो माइनस 2n प्लस 8n, ये देगा 6n, ये देगा 9m, तो मेरे को m बाय n चाहिए तो m अपॉन n 6/9, फिर से 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, फिर लिख सकते हैं। और सर यहां से तो दिख ही रहा है, इस 2n को इधर भेज दोगे तो 3m इक्वल टू 2n, तो m बाय n इक्वल टू 2/3, आप यहां से भी रेशियोज निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, आप कैसे भी कर सकते हैं, वेक्टर से भी कर सकते हैं और सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा के कर सकते हैं, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है
फाइंड द पोजीशन वेक्टर, हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मतलब ओ आर वेक्टर हमें निकालना है, ठीक है। विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, जो लाइन ज्वाइन करता है पी एंड क्यू को, हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस, मतलब ये ओपी वेक्टर है और ये ओक्यू वेक्टर है। ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ये जो पॉइंट आर है ये पोजीशन वेक्टर हमें पता करना है। और ये जो आर पॉइंट है इस पूरी लाइन सेगमेंट को, पी क्यू लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:2। तो हमें ओ आर वेक्टर निकालना है। देखो ध्यान से समझना, कहता क्या है, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, मान लो पी एंड क्यू, ये पी है पॉइंट, ये क्यू पॉइंट है, इनसे रिलेटेड मेरे पास पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ये ओपी वेक्टर है, ये ओक्यू वेक्टर है। ध्यान से देखिएगा, ओपी वेक्टर क्या है, ये 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ओक्यू वेक्टर क्या है, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। ये जो पॉइंट r है ना, एक्सटर्नल है, या तो इधर होगा या इस तरफ होगा। बात को समझे मैं क्या कह रहा हूं, या तो ये पॉइंट इधर होगा, है ना, थोड़ा सा है ना बेटा, इसको ना मेरे को पी क्यू आर, चलो मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट को मैं यहां लिखता हूं 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, या तो ये पॉइंट r इधर होगा या इधर होगा। अभी सर इसको पता नहीं लग पा रहा किधर होना चाहिए, है ना। कहते गए इन द रेशियो 1:2। अगर मैंने कहा कि वो पॉइंट इधर है या मैंने कहा इधर है ना, हालांकि फिगर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी पता तो लगना चाहिए ना। अगर मेरे पास ये पॉइंट r इधर हुआ या इधर हुआ, तो जो रेशियो देखते हैं ना, वो देखते हैं पी आर डिवाइड बाय क्यू आर, दैट इज 1/2। तो पी आर 1 है और क्यू आर 2 है। पी आर कितना है 1 और क्यू आर कितना है सर 2 है ना। तो क्यू आर लेंथ बड़ी होनी चाहिए पी आर से, तो क्यू आर लेंथ, तो ये तो अगर पी आर को मैं ये लेता हूं तब तो ये 1 ठीक है, ये पी आर ले लूं फिर क्यू आर लूं, सर ये बात कुछ जमी नहीं। अगर मैं पी आर को यहां तक बोलता हूं ये 1 है, ये तो 1 है, और इसको बोलता हूं मैं ये 2 है, तो सर ये बात कुछ जमी नहीं ना हमारी, है ना। ये जो विजुअलाइजेशन है ये पूरी तरह से ठीक नहीं लग रही है, तो इसको ठीक करते हैं। क्या करें, पी आर सर ये लो आप, ये है हमारे पास 1, और क्यू आर सर ये लेंथ है मेरे पास कितनी 2। अब ठीक लग रहा है, समझ रहे हैं आप बात को। तो P पॉइंट इस तरफ ना लेकर के हम किस तरफ लेंगे, इस साइड लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि फिर मैं बता रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक विजुअलाइजेशन मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि PR 1 है और QR 2 है। अब मैं जानता हूं एक्सटर्नली डिवीजन में जो OR वेक्टर होता था ना, OR वेक्टर, ये पॉइंट क्या है मेरे पास M और ये पॉइंट मेरे पास क्या है N। तो हम कैसे लिखते थे, m टाइम्स OQ वेक्टर प्लस n टाइम्स OP वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n, बस खत्म सवाल। OR वेक्टर इक्वल टू m कितना है सर 1 टाइम्स OQ वेक्टर, ये थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसको भी, OR वेक्टर इज इक्वल टू m हमारे पास है 1। चलो पहले OQ वेक्टर लिखते हैं, OQ वेक्टर यही है ना, दिस इज OQ वेक्टर राइट, और दिस इज OP वेक्टर। मुझे निकालना क्या है, OR वेक्टर। तो देखिए m टाइम्स दिस वेक्टर, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, प्लस नहीं लगेगा भाई, ये माइनस भी लगेगा, एक्सटर्नल डिवीजन है तो सर एक्सटर्नल है ना, माइनस n टाइम्स OP वेक्टर, OP वेक्टर क्या है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाय m माइनस n। तो सर अब m और n की वैल्यू भी रख लेते हैं, m है हमारे पास 1, n है 2, तो यहां भी आएगा 1 माइनस 2। चेक करो अब आप, क्लियर हो रही है बात। m टाइम्स OQ वेक्टर और n टाइम्स OP वेक्टर हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, OR वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये कितना होगा सर a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस माइनस 2, ये होगा 4a वेक्टर और माइनस 2b वेक्टर, और नीचे आएगा केवल -1, तो देयरफॉर OR वेक्टर इज इक्वल टू, ये कितना है माइनस 3a वेक्टर और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 5b वेक्टर, और ये नेगेटिव बाहर है, तो देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं OR वेक्टर विल बी इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। ये मेरे पास OR वेक्टर निकल के आएगा, क्लियर है। अब सर OR वेक्टर तो आ गया, एक बात और कही है उसने, ऑल्सो शो कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या RQ, यानी ये जो P है ना, ये एक तरह से मिड पॉइंट है RQ का, ये शो करके दिखाना है। तो सर P अगर मिड पॉइंट है, बिकॉज हमें शो क्या करना है, टू शो P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ। तो हम क्या करें सर, हम डायरेक्ट OP वेक्टर ना निकाल दें। OP वेक्टर क्या होगा सर, OP वेक्टर विल बी इक्वल टू
ओ आर वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर अपोन में 2। तो ओ आर वेक्टर सर ये आया हुआ है मेरे पास 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे ना। और ओ क्यू वेक्टर सर हमारे पास है ये a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर अपोन में फिर से 2। तो 3 और 1 4a वेक्टर और 5 में से 3 गए 2b वेक्टर डिवाइड बाय 2 सर ये कैंसिल होगा तो ये देगा 2a वेक्टर और ये कैंसिल होने पर कितना देगा b वेक्टर। यही तो सर हमारा OP वेक्टर है, चेक कर लो आप, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर हमारा OP वेक्टर है। तो हेंस आप लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 2 और क्वेश्चन पर। कहता है AB वेक्टर एंड AC वेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। AB वेक्टर दिया हुआ और AC वेक्टर, देखिए मान लीजिए मैंने ये पॉइंट A ले लिया तो ये AB वेक्टर ले लेते हैं, ये पॉइंट AB वेक्टर मेरे पास कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, राइट, ये मेरा AB वेक्टर है। और फिर एक AC वेक्टर दिया हुआ है वो है ये, है ना, तो ये C और ट्राइंगल बन रहा है ना ABC, तो हमने ट्राइंगल की तरह से ही लिया इनको 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और मैं अगर इस साइड को मिला दूं तो देखो ध्यान से ट्राइंगल बन के आ रहा है। क्लियर है बात। अब क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम पॉइंट A। मीडियन जो होगी पॉइंट A से निकलेगी, तो जो मीडियन होगी वो कहीं ना कहीं ये इस तरह से होगा। मीडियन इज समथिंग विच डिवाइड्स the opposite line segment into 2 parts, right? अगर मैं इस पॉइंट को D कह दूं तो मुझे लेंथ ऑफ AD निकालना है। तो सर ये तो बहुत आसान है, AD विल बी इक्वल टू क्या होगा सर, देखो ये 1:1 में इसको डिवाइड करेगा तो फिर से सेक्शन फॉर्मूला 1 into दिस फिर 1 into दिस, या फिर अगर ये मिड पॉइंट है तो दिस प्लस दिस अपॉन में 2। मैं क्या लिख सकता हूं, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर डिवाइड बाय 2 विल बी माई AD मीडियन। तो I कैप 2j कैप प्लस k कैप प्लस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय 2 आएगा ना। तो सर यहां पर देखिए 2i प्लस i विल गिव यू 3i कैप, 2j माइनस j सर प्लस j कैप और k प्लस k सर 2k कैप, यहां पर भी डिवाइड बाय 2, यहां पर हाफ और यहां पर 2, तो ये कैंसिल। तो AD, ये जो AD आएगी मतलब AD बेसिकली मेरे पास वेक्टर निकाल रहे हैं ना हम, तो सर AD वेक्टर आ जाएगा। तो AD वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ गया 3/2i कैप प्लस हाफ टाइम्स j कैप प्लस k कैप। ये तो सर AD वेक्टर आ गया, मुझे मीडियन निकालना है। मैंने पहले क्या निकाला, वेक्टर निकाल दिया, अब मुझे मीडियन निकालना है, मतलब मीडियन की लेंथ बतानी है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे सर, टेकिंग इसका मैग्नीट्यूड। तो AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू रूट ओवर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 9/4 प्लस 1/4 प्लस 1। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो रूट में आएगा, नीचे तो 4, यहां 9 प्लस 1 प्लस 4, 9 और 4 13 और 1 रूट 14/2 यूनिट्स इज द रेडियन ऑफ दिस ट्राइंगल। क्लियर है बात। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कहता है, ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखो अगर मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं, देखिए ध्यान से, ये A लिया मैंने, ये B ले लिया, C और फिर D, ठीक है। A पॉइंट मेरे पास है 3 4 1, B पॉइंट है सर 2 -1 3, C है 1 6 3 और D पॉइंट मेरे को निकालना है X Y और Z। बेटा ध्यान से समझना, पैरेललोग्राम इज अ फिगर वेयर इन जो लेंथ ऑफ डायगोनल है ना वो कभी भी इक्वल नहीं होती है ना, बट बाइसेक्ट करती है। मतलब ये जो बाइसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये इसका मिड पॉइंट होता है इस वाले डायगोनल का। सेम वे ये जो मिड पॉइंट है वो इसका भी क्या होता है, यानी इस पर्टिकुलर डायगोनल का ये मिड पॉइंट होगा जहां पर ये कट करती है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बात समझे। लेंथ ऑफ डायगोनल इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, पहली बात है ना, ये कभी इक्वल नहीं होती। डायगोनल की जो लेंथ है ना AC और BD की, वो कभी इक्वल नहीं होती, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या हुआ इस बात का, सर ये जो दोनों लेंथ है ना, अगर मान लो ये पूरी की पूरी लेंथ 8 है तो ये 4 होगा और ये 4 होगा, तो ये 8 तो होगा ही नहीं। अगर ये 8 होते तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो सर ये मान लो 10 होगा तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। मतलब ये जो बाइसेक्ट हो रहा है ना, ये मिड पॉइंट का काम करता है और मेरे को निकालना है XYZ। अब आप खुद सोच के बताओ कि सर अगर मैं
इस डायगोनल को लूं, AC डायगोनल को, देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगर इस पॉइंट को ABCD है ना, इस पॉइंट को E बोल देता हूं। E पॉइंट को मैं कैसे निकाल सकता हूं सर, दिस प्लस दिस, मतलब देखो टू गेट E पॉइंट थ्रू AC डायगोनल, मैं क्या कह सकता हूं सर, E पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वो कैसे होंगे, 3+1/2 है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा इस डायगोनल का। 4+6/2 एंड 3+1/2, तो कितना आएगा, E पॉइंट मेरे पास 4/2, 2, 10/2 5 एंड 4/2 फिर से 2 है। और एक चीज और सर, E पॉइंट को हम यहां से भी निकाल सकते हैं, ऑल्सो वी कैन गेट पॉइंट E थ्रू विच डायगोनल, थ्रू BD डायगोनल ऑल्सो, तो हम यहां से भी तो निकाल सकते थे सर। तो E पॉइंट विल बी इक्वल टू 2 + x या x + 2/2, y - 1/2 एंड z - 3/2। ठीक है, इसको हम सेकंड इक्वेशन बोलते हैं, इसको फर्स्ट। अब आप मेरी बात सुनिएगा, E पॉइंट के कोऑर्डिनेट अलग अलग तो नहीं हो सकते ना सर। E पॉइंट क्या है, E पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो चाहे इस डायगोनल से आओ चाहे इससे आओ सेम ही तो होंगे, कॉमन पॉइंट है ना। तो एक बात समझ में आती है कि हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ऑन सॉल्विंग 1 और 2। तो हम इसका x कोऑर्डिनेट इसके कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा एग्जैक्ट, है ना, x कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएगा। तो x मेरे पास ये आ जाएगा, y मिल जाएगा, फिर z वो भी आ जाएगा। तो देखिए x + 2, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, हमने ठीक लिखा है x + 2/2, y - 1 एंड z, हाँ माइनस नहीं आएगा यहाँ प्लस आएगा, अब ठीक है। तो देयरफॉर हम करके कह सकते हैं x + 2/2 इक्वल टू 2, सेम वे y - 1/2 इक्वल टू 5 एंड z + 3/2 इक्वल टू 2। तो यहां से x y z आ जाएंगे बेटा, 2 × 4 - 2 2, y कितना आएगा सर, ये 1 है भाई, 5 × 10 10 + 1 11, तो z इक्वल टू 4 - 3 ये 1। तो सर ये तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, 2 11 1, तो 2 11 एंड 1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। और मैंने इस पर ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं किया क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप 3D क्लास 11th में भी कर चुके हैं, ठीक है, लिख लें आप इसको। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, कहते हैं द 2 एडजेसेंट साइड्स, 2 एडजेसेंट साइड्स बोली हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना, 2 एडजेसेंट साइड किसकी, एक पैरेललोग्राम की, आर दिस एंड दिस। देखिए ध्यान से, अगर मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं तो एक वेक्टर हम ये लेते हैं, को इनिशियल वेक्टर ले लेते हैं ना हम लोग सर, इस तरह से नहीं, थोड़ा सा इसको टिल्ट करके लेते हैं। देखिए कैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, राइट, और ये साइड हमारी पैरेलल, और इस तरह से ही ये वाली भी साइड पैरेलल। देखो ध्यान से, क्लियर है। अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये पॉइंट D है, तो क्या कहता है, द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। तो मान लेते हैं ये AB वेक्टर है, जो फर्स्ट साइड है उसको मैंने लेट किया AB वेक्टर, है ना, 2 एडजेसेंट साइड्स मतलब 2i कैप - 4j कैप + 5k कैप, और जो दूसरी साइड है AB और AD ले लेते हैं विच इज AD वेक्टर। AD वेक्टर मैंने क्या लिया, i कैप - 2j कैप - 3k कैप, ठीक है, 2 एडजेसेंट साइड ले लिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, मतलब डायगोनल की दिशा में ही बताना है हमारे को, है ना, इस बार लैम्डा ही लेने की जरूरत है, लैम्डा ± लेने की कोई जरूरत नहीं है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, हमें यूनिट वेक्टर बताना है, यूनिट वेक्टर पैरेलल हो जो कि डायगोनल के। देखो ध्यान से समझिएगा, डायगोनल हम जानते हैं सर 2 होते हैं, डायगोनल 2 होते हैं। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों डायगोनल पे पहले BD डायगोनल पर बात करता हूं, BD डायगोनल को मैंने अगर इस तरफ दिखाया, देखो ध्यान से, सर ऐसे क्यों दिखा दिया आपने, यही डायरेक्शन क्यों ली BD डायगोनल की, तो देखो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा डार्क करता हूं और मैं इसमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने की कोशिश करता हूं, तो मैं ये जानता हूं ये वेक्टर का डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, राइट। तो मेरे को एक और वेक्टर या तो इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में, तो मैं DB निकालूंगा। लेकिन मैं अगर BD निकालना चाहूं तो मैंने क्या कहा, देखो कंसीडर 2 साइड्स, कंसीडर 2 वेक्टर्स एज द 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, मैंने ये 2 वेक्टर जो है ना 2 एडजेसेंट साइड की तरह से ट्रीट किए हैं, किसके, ट्राइंगल के, टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं सर, दिस प्लस दिस, देखो बिकॉज AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल टू AD वेक्टर इन ट्राइंगल
ए बी एंड डी, मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन मुझे निकालना क्या है सर, बी डी वेक्टर, तो बी डी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। तो बी डी वेक्टर कितना आ गया सर, तो सर ए डी वेक्टर हमारे पास कितना है, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, माइनस ए बी वेक्टर है सर नेगेटिव 2i कैप प्लस, अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं नेगेटिव लगा के तो हो जाएगा 4j कैप नेगेटिव 5k कैप। तो बी डी वेक्टर सर मेरे पास कितना आएगा, i माइनस 2i माइनस आई कैप माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2j कैप माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8k कैप। अब ये मेरे पास डायगोनल आ गया, मेरे को कहता है यूनिट वेक्टर निकालना है डायगोनल पैरेलल टू इट्स डायगोनल। बेटा पैरेलल टू इट्स डायगोनल का मतलब है डायगोनल के ही डायरेक्शन में, ठीक है, ये नहीं कि आप प्लस माइनस लेके चले। इस बार आप ध्यान से सुने, लेट करता हूं मैं क्या, p वेक्टर इज पैरेलल टू इट्स डायगोनल। अगर मैंने डायगोनल लिखा है तो आप ये मान के चले मैं डायगोनल की ही डायरेक्शन में कहूंगा, तो देयरफॉर वी कैन से p वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी डी वेक्टर, है ना, p वेक्टर लैम्डा टाइम होगा किसके, बी डी वेक्टर के, तो लैम्डा टाइम्स बी डी वेक्टर सर ये रहा नेगेटिव आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। अब मुझे p वेक्टर तो मेरे पास आ गया, ये पैरेलल वेक्टर होगा किसका, डायगोनल का, है ना, पैरेलल वेक्टर डायगोनल के होगा ये। अब मुझे निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, तो p कैप विल बी इक्वल टू p वेक्टर अपॉन p वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो p वेक्टर तो सर ये रहा लैम्डा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट, क्या होगा सर इसका मैग्नीट्यूड, तो लैम्डा स्क्वायर अंदर आएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 8 स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या आएगा, p कैप, देखिए ये लैम्डा, अच्छा चलो पूरा लिख ही लेते हैं, लैम्डा टाइम्स माइनस आई कैप प्लस 2j कैप नेगेटिव 8k कैप डिवाइड बाय लैम्डा बाहर आएगा बेटा, यहां पर बचेगा क्या 1 और 4, 1 और 5 कितना हुआ 9, 1 और 5 6, 6 और 1 और 4 होगा ना, 1 और 4 5 और 64 रूट में आएगा 69, चेक करो आप अच्छे से, ठीक है सर। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो p कैप विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 69 टाइम्स नेगेटिव आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। एक वेक्टर आया अभी तो हमारे पास, क्योंकि डायगोनल इसमें दो होंगे सर, आपने इसी पर काम क्यों किया, इस पे क्यों नहीं, तो एक वेक्टर और होगा। हो सकता है एनसीईआरटी या तो ये आंसर दे रही हो या एक ही दे रही हो या दो दे रही हो, मेरे को ध्यान नहीं है, अगर एक दे रही है तो इनकम्प्लीट आंसर है, ठीक है। आपने देख भी लिया होगा वेक्टर में काफी गलती की हुई है एनसीईआरटी ने खुद, तो आप ध्यान से करेंगे चीजों को, ठीक है। तो सर हम ये वाला डायगोनल भी तो निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे, चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। देखिए ध्यान से देखना, अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाता हूं ट्राइंगुलर वेक्टर लॉ, तो सर ये वेक्टर इस दिशा में है और ये वेक्टर मैं इस दिशा में ले रहा हूं ए सी, तो सर मैं ए बी और बी सी, देखो ध्यान से ए बी और बी सी, मैंने ये दो साइड या दो वेक्टर कंसीडर किए एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, तो देयरफॉर वी कैन से ए सी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, हम ये लिख सकते हैं। तो ए सी वेक्टर इक्वल टू इन दोनों का सम ए बी प्लस बी सी। अच्छा सर जो बी सी वेक्टर है वो तो है ही नहीं हमारे पास, ए डी तो है ना, ए डी और बी सी पैरेलल वेक्टर है, चेक कर लो आप, और सेम डायरेक्शन में है तो इक्वल तो होंगे। तो सर इन दोनों को ही अब ऐड करना है, तो करें यार 2 और 1 3 आई कैप माइनस 4 और 2 माइनस 6 जे कैप प्लस 5 और माइनस 3 प्लस 2k कैप, मेरे पास ए सी वेक्टर आ गया। अगर ये ए सी वेक्टर है मतलब ये डायगोनल आ गया, मुझे इसकी डायरेक्शन में एक इसके पैरेलल वेक्टर चाहिए सबसे पहले, तो लेट किया फिर से मैंने, लेट q वेक्टर इज द पैरेलल वेक्टर टू AC वेक्टर, तो देयरफॉर q वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स AC वेक्टर। लैम्डा को मैं ये यूज कर चुका हूं तो मैं म्यू ले लेता हूं यहां पर, तो देयरफॉर q वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स AC वेक्टर, सर ये रहा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है बात आपको। अब मैं क्या निकालूंगा इससे, इसका यूनिट वेक्टर है ना, तो वो होगा q वेक्टर अपॉन q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो सर म्यू टाइम्स 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अंडर रूट म्यू स्क्वायर और ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा म्यू टाइम्स 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड म्यू बाहर आएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा सर, देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 36 45 और 4 49
जब रूट से बाहर आएगा तो आएगा 7, तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास देयरफॉर क्यू कैप आ गया सर 1/7 टाइम्स 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ये मेरे दो वेक्टर होंगे बेटा, ये भी और ये भी, p कैप एंड q कैप, ये दोनों नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स होंगे। सॉरी, ये दोनों नॉर्मल नहीं, ये दोनों यूनिट वेक्टर होंगे। कैसे यूनिट वेक्टर? जो कि पैरेलल होंगे इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के। क्लियर है बात? अब एक चीज और उसने पूछी है, ये तो हो गया ना हमारा काम, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, वो तो हमने निकाल दिया। कहता है फाइंड इट्स एरिया आल्सो, तो एरिया भी निकाल देते हैं। एरिया क्या बड़ी बात है सर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का तो हमने फॉर्मूला ही पढ़ा हुआ है, होता क्या है मॉड्यूलस ऑफ ए बी, जो हमने वेक्टर लेट किए थे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तो सर ए बी क्रॉस ए डी निकालना है बस हमारे को, तो ए बी क्रॉस ए डी मीनिंग हमें क्या मिलेगा, एन वेक्टर। ये कहां से मिलेगा सर, आई जे के, लगाओ डिटर्मिनेंट, आई जे के 2 - 4 5, 2 - 4 एंड 5, 1 - 2 एंड -3, तो एक्सपैंड अलोंग R1, तो आई कैप विल बी इक्वल टू 12 माइनस माइनस प्लस 10 आएगा, माइनस जे कैप ये देगा -6 और -5, और ये प्लस के कैप ये कितना आएगा, प्लस -4 + 4, तो सर ये क्वांटिटी तो जीरो हो गई, चेक करो, ये आ गया 22 आई कैप और ये आ गया प्लस 11 जे कैप। ये मेरे पास कौन आ गया, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर और द नॉर्मल वेक्टर है ना। किन्हीं भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर देती है, नॉर्मल वेक्टर टू बोथ ऑफ देम, बोथ, है ना। तो मेरे पास आ गया, लेकिन सर मेरे को तो मॉड्यूलस निकालना है क्योंकि मेरे को पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। तो देखिए मैं थोड़ा सा इधर करता हूं, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। तो सर मॉड्यूलस ऑफ दिस, राइट, तो कितना होगा देखिए 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर आएगा बेटा। अब देखिए इसको करने के कई मेथड हो सकते हैं, आप इसको खोल लो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 11 × 2 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। फर्दर आप ये कर सकते हैं, ये हो गया 11 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया 11 का स्क्वायर। इन दोनों में से 11 का स्क्वायर मुझे कॉमन दिखता है, तो 11 स्क्वायर कॉमन, 2 स्क्वायर प्लस 1, तो सर 11 तो बाहर आ जाएगा, रूट में रह जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो भाई दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, और मैंने बेटा लगभग 30 क्वेश्चन कराए हैं, अच्छे से करें इनको सबसे पहले। क्लियर है? लिख लें।